एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कल हमने डिस्कस किया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्यों निकाल रहे हैं, व्हाट आर द एप्लीकेशंस। तो इसकी 3 एप्लीकेशंस हैं, हमने 2 डिस्कस करी थी। एक तो मैंने बोला था इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। मतलब फर्स्ट एप्लीकेशन क्या थी कि केसी की वैल्यू से हमें ये पता लगता है कि रिएक्शन कहाँ तक हुई है। अगर केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा आई, अगर लार्ज आ रही है केसी की वैल्यू, इसका मतलब है कि रिएक्शन हैज़ प्रोसीडेड टू अ लार्ज एक्सटेंट। मतलब जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आई तो वो काफ़ी हद तक हो चुकी थी। और अगर स्मॉल वैल्यू आएगी केसी की तो उसका मतलब है कि अभी रिएक्शन शुरू ही हुई थी और इक्विलिब्रियम आ गया, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। और इज़ इट अ गुड थिंग? अगर आपके पास कोई रिएक्शन है, आपने कोई इंडस्ट्री खोली अमोनिया बनाने की, आपने भी रिएक्शन शुरू ही करी, 10-10 लीटर N2 और H2 डाला, अभी अमोनिया 2 लीटर ही बनी थी, इक्विलिब्रियम आ गया, तो आपकी कंपनी तो घाटे में चली जाएगी, क्योंकि आपको अमोनिया सिर्फ कितनी मिली, 2 लीटर। तो आप क्या चाहोगे कि इक्विलिब्रियम जल्दी आए कि लेट आए? लेट आए ना, ताकि बहुत सारे प्रोडक्ट बन जाएं। तो अगर केसी की वैल्यू बड़ी है फिर तो अच्छी बात है, कि इसका मतलब होगा कि अगर केसी की वैल्यू बड़ी आई है तो इसका मतलब रिएक्शन काफ़ी हद तक हो चुकी थी। लेकिन अगर केसी की वैल्यू बहुत कम आई है, इसका मतलब रिएक्शन हैज़ प्रोसीडेड टू अ स्मॉल एक्सटेंट। मतलब अभी थोड़ी सी ही रिएक्शन हुई थी कि इक्विलिब्रियम आ गया। दूसरी एप्लीकेशन मैंने कल आपको बताई थी कि अगर मान लो आप एक रिएक्शन कर रहे हो, किसी टाइम पर आपने देखा कि रिएक्टेंट 6 लीटर हैं और प्रोडक्ट अभी 4 लीटर बने हैं, और मैं आपसे पूछूं कि इक्विलिब्रियम आ गया। आप किसी टाइम पर गए, एक रिएक्शन चल रही थी और नोट करके आए, डेटा नोट करके आए कि मैम एट द पॉइंट रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन कितनी थी, मान लो 6, और प्रोडक्ट की कितनी थी 4, और मैं आपसे पूछूं कि इक्विलिब्रियम आ गया, तो आप कैसे पता करोगे कि एट अ गिवन टाइम, जिस टाइम पर आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दे रखी है। यस, तो मैंने तुम्हें कल बोला था कि जो कंसंट्रेशन आपको दे रखी है प्रोडक्ट की, मान लो प्रोडक्ट सी है और रिएक्टेंट ए और बी हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की रेशो केसी होता है ना, बट आपने क्यूसी निकालना है। आपने केसी की जगह क्या निकालना है? रिएक्शन कोशेंट। केसी क्यों नहीं निकालना? क्योंकि अभी हमें क्वेश्चन में बता नहीं रखा कि इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन है। जो भी कंसंट्रेशन आपको प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की दे रखी है, उसकी रेशो लेके आपने केसी की जगह क्या निकालना है? क्यूसी। अगर क्यूसी की वैल्यू केसी के बराबर आ गई, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, इसका मतलब रिएक्शन ऑलरेडी किस में है? इक्विलिब्रियम में। अगर आपकी क्यूसी की वैल्यू केसी से कम आई, इसका मतलब अभी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंची नहीं है, अभी उसको कौन सी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। अब कल सूर्य पूछा था कि मैम ये लिखना क्यों ज़रूरत है कि उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन ही ऐसे आता है कि विल द रिएक्शन गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड। तो अगर पीछे है, यानी कि अगर केसी से क्यूसी की वैल्यू कम है, इसका मतलब रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। एंड अगर क्यूसी की वैल्यू बड़ी आ गई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से भी बड़ी आ गई, इसका मतलब रिएक्शन बहुत आगे तक चली गई है और रिएक्शन को कौन सी डायरेक्शन में आना पड़ेगा इक्विलिब्रियम पर पहुंचने के लिए? बैकवर्ड। तो इस पे हम न्यूमेरिकल्स हमने लिख लिया था। हाँ, इसका मतलब यही हो सकता है कि हमने शुरुआत ही रिएक्शन की प्रोडक्ट से करी हो। हाँ, ताकि प्रोडक्ट डालें, ताकि वो कौन सी डायरेक्शन में जाए। हाँ, वो हम कुछ भी अकॉर्डिंगली करेंगे। ठीक है, चलो न्यूमेरिकल लिखो, हरिया परिया सारे एक न्यूमेरिकल लिखिए। अ मिक्सचर ऑफ H2, N2 and ammonia with molar concentration 5.0 into 10 की पावर -3 मोल पर लीटर
4.0 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर एंड 2.0 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर रिस्पेक्टिवली was prepared and heated to 500 Kelvin. हाँ, अभी सॉल्व स्टार्ट तो करो क्वेश्चन। कॉमन लेने से जगह तो QC ऊपर नीचे कैंसिल ही होने हैं, कॉमन क्यों लेने? कॉमन पता है जब प्लस माइनस होना होता है। Why we when we take common? मैं इतने पंगे नहीं लेती। द वैल्यू ऑफ, मैं सीधा सीधा करती हूँ, मेरा इतना दिमाग नहीं चलता। द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन 3H2 plus N2 is 60. Predict whether ammonia tends to form or decompose at this stage. पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझाऊंगी। वेरी इजी न्यूमेरिकल। हाँ, मतलब इक्विलिब्रियम ओवर भी बढ़ेगा या प्लेन बैक होगा? मतलब पूछे कि अमोनिया बनेगी या टूटेगी, यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी या इनडायरेक्टली पूछा उन्होंने, सीधा नहीं पूछा। डायरेक्ट को किया कॉल, कल क्या कहा था? हद है, फिर तो इक्विलिब्रियम पर ही हुई ना। वो कह रहे हैं कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, Kc की वैल्यू भी गिवन है, पर वो बोल रहे हैं कि जिस वक्त H2 इतनी थी, N2 इतनी थी और अमोनिया इतनी थी, उस वक्त क्या रिएक्शन आगे जाएगी कि पीछे जाएगी? यानी कि ये कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करके QC निकालो। क्या निकालो? देखो आप, ये H2 है, ये N2 है, ये अमोनिया है। क्वेश्चन समझो। वो कह रहे हैं कि किसी टाइम पे तुमने देखा कि H2 5 इंटू 10 की पावर -3 है, N2 4 इंटू 10 की पावर -3 है, अमोनिया 2 इंटू 10 टू द पावर -3 है। जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में गई तो उस टाइम पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? 60। पर वो ये पूछ रहे हैं कि जिस वक्त ये कंसंट्रेशन थी, क्या इस वक्त रिएक्शन आगे जाएगी या पीछे जाएगी? क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रिडिक्ट वेदर अमोनिया टेंड्स टू फॉर्म, अमोनिया बनेगी या डिकम्पोज होगी। अगर फॉरवर्ड जाएगी तो बनेगी, अगर बैकवर्ड जाएगी तो डिकम्पोज होगी। यानी कि इनडायरेक्टली उन्होंने यही पूछा है कि इस कंसंट्रेशन पर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या। तो मैंने कल ही बताया था कि जब भी हमें ये पता करना होता है कि रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी, तो हमने Kc नहीं निकालना, Kc तो हमें ऑलरेडी गिवन है। क्या निकालना है? QC। क्या निकालना है? और QC को निकालने का फॉर्मूला वही है, प्रोडक्ट अपॉन प्रोडक्ट क्या है? NH3 रेज टू द पावर 2, क्योंकि उसकी स्टोइकियोमेट्री 2 है। रिएक्टेंट्स क्या है? H2 रेज टू द पावर 3 N2। अब तुमने क्या करना है, जो कंसंट्रेशन तुम्हें दे रखी है, H2 की जगह पुट कर दो, N2 की जगह पुट कर दो, अमोनिया की जगह पुट करके QC निकाल दो। अगर QC की वैल्यू Kc से छोटी आई तो मतलब रिएक्शन आगे जाएगी। अगर इस QC की वैल्यू Kc की वैल्यू से कम आई तो इसका मतलब रिएक्शन आगे जाएगी। आगे जाने का मतलब है कि अमोनिया बनेगी। अगर तुम्हारी QC की वैल्यू Kc से बड़ी आ गई तो मतलब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, मतलब अमोनिया बनेगी नहीं, क्या करेगी? क्वेश्चन भी उन्होंने घुमा के दिया, क्वेश्चन भी उन्होंने सीधा नहीं पूछा कि प्रिडिक्ट वेदर द रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन। उन्होंने क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया कि बताओ अमोनिया फॉर्म होगी या डिकम्पोज होगी। पर वो भी हम तभी पता लगा पाएंगे ना, अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही होगी तो हम बोलेंगे कि हाँ अमोनिया बनेगी, अगर रिएक्शन बैकवर्ड जा रही होगी तो हम बोलेंगे कि अमोनिया। पहले तो QC निकालते हैं सारे। चलो एक मिनट, पहले मुझे बताओ अमोनिया की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है? बाद वाली देखो कितनी दे रखी है अमोनिया की कंसंट्रेशन?
2.0 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर. ओके, बट अबाउट H2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है देखो, 5.0 इंटू 10 की पावर -3, बट ये क्यूब है. अब तू समझ रहा है कि कॉमन क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि किसी की 10 की पावर -3 का स्क्वायर हो रही है, किसी की 10 की पावर -3 में क्यूब आ रहा है, और N2 की 4 इंटू 10 की पावर -3. इन क्वेश्चंस को जल्दबाजी में सॉल्व करके कुछ नहीं मिलेगा. स्लोली करो, देखो किसकी पावर हो रही है, किसकी पावर नहीं हो रही. क्वेश्चन देखते ही मैम 10 की पावर -3 कॉमन ले लेंगे, ये ले लेंगे, वो ले लेंगे, वो गलत हो जाएगा. सो गाइस, व्हाट इज द वैल्यू? ऊपर 2 का स्क्वायर 4, पावर 6 होगी, नीचे 5 का क्यूब 125, 10 की पावर -9, 4 इंटू 10 की पावर, यहाँ पे 4 से 4, 10 की पावर 6 एक मिनट सब्र नहीं है, -6 + 9 + 3, ये बन जाएगी 3 + 3 6, यानी कि 6 बार अपॉन 125. 1 2 3 4 5 6. इसको एक मिनट सॉल्व तो कर, 5 के टेबल पे कटेगा. 25 2 1 2 3 4 5, ये आ जाएगी 400 कि 4000, 40,000. 8 आ रही है, सॉरी 8000 आ रही है. तुम्हारी QC की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, और KC की कितनी है सिर्फ, यानी कि बहुत ज़्यादा आ रही है, ज़्यादा ही नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा आ रही है. और मैंने लिखवाया था कि अगर QC की वैल्यू जो कि 8000 बहुत ज़्यादा है, किससे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से. इसका मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम से बहुत आगे चली गई है. अब वो किस डायरेक्शन में आएगी, और अगर बैकवर्ड आएगी तो इसका मतलब क्या है कि अमोनिया बनेगी नहीं, बैकवर्ड जाने से अमोनिया क्या करेगी. तो हम क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन की टर्म्स में देंगे. हम सिंपल नहीं लिख के आएंगे कि रिएक्शन विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन. हम ये लिखेंगे कि क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी इसलिए अमोनिया टेंड्स टू, बड़े सिंपल न्यूमेरिकल हैं. QC ग्रेटर आ गई KC से, 10 रिएक्शन गोज इन. इतने टफ लगते हैं ना ये चैप्टर बच्चों को, जबकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई मुश्किल नहीं है. अगर आपको अब कई बच्चों को पता ही नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ KC का है. अगर मान लो अभी आपको पता है ना कि हम QC के न्यूमेरिकल कर रहे हैं, जब कल को बहुत सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे इक्विलिब्रियम के, बच्चों को समझ ही नहीं आएगा कि इसमें करना है. कोई क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है कि QC निकालो. आपको एक क्वेश्चन आया, ऐसे कई कॉन्सेप्ट्स करोगे आप इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में. तो जब आप पेपर में एक क्वेश्चन आपको आएगा, पहले तो समझना भी बहुत ज़रूरी है कि इसमें करना क्या है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं लिखा था कि फाइंड QC. क्वेश्चन में लिखा था कि एक मिक्सचर ऑफ N2 H2 और अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन ये है, और जब ये रिएक्शन में इक्विलिब्रियम में गई तो KC की वैल्यू 60 थी. प्रिडिक्ट क्या अमोनिया बनेगी या टूटेगी. अब ये तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ना कि अगर क्वेश्चन में ये पूछा है कि अमोनिया बनेगी या टूटेगी, यानी कि इनडायरेक्टली ये पूछा है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या, और जब भी हमें फॉरवर्ड या बैकवर्ड निकालना होता है तो QC निकालना होता है. क्या निकालना होता है? बिकॉज ओनली द वैल्यू ऑफ QC व्हेन कंपेयर्ड विद KC कैन लेट अस नो कि रिएक्शन आगे जाएगी अगर QC की वैल्यू छोटी आ रही होगी, और बैकवर्ड जाएगी अगर QC की वैल्यू बड़ी आ रही होगी. सो यू नो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज नॉट डूइंग द न्यूमेरिकल करना क्या है, QC निकालना क्या बच्चों वाला काम है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, है ना. और वो भी अगर बच्चा कैलकुलेशन ईजिली करेगा, कैलकुलेट तो हर कोई कर लेगा, बट इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जब आपको पेपर में एक न्यूमेरिकल आता है तब आप ये मेकआउट कर सको कि इसमें करना क्या है. और आपको वो अभी भी ये लग रहा होगा कि मैम हम मेकआउट कर लेंगे, बट बिकॉज दिस चैप्टर इज़ वेरी वास्ट, तो जब आप और टॉपिक्स करोगे तो देयर विल बी चांसेस कि मिक्सअप होगा. तभी मैंने आपको बोला था कि ये एप्लीकेशंस ख़त्म हो जाए, इसके बाद एक ही टॉपिक ली चाटलियर प्रिंसिपल है. मैं केमिकल इक्विलिब्रियम करवा के आयनिक इक्विलिब्रियम अभी नहीं करवाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पहले आपका केमिकल इक्विलिब्रियम अच्छे से याद हो जाए. इसीलिए जो कमिंग संडे या मंडे में टेस्ट रखूँगी सिर्फ मतलब इतने पार्ट का ही रखूँगी, KP-KC, अभी जो हम एप्लीकेशंस कर रहे हैं, और एक ली चाटलियर प्रिंसिपल. आई विल फ्रीज इट
हो सकता है मैं उसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम भी अभी एकदम से ना कराऊँ, मैं हाइड्रोकार्बन चैप्टर शुरू करा दूँ, आयनिक इक्विलिब्रियम रुक के कराऊँ, क्योंकि मेरा पर्पज़ ये नहीं है कि हाँ इक्विलिब्रियम फटाफट ख़त्म कराना है, मुझे ये है कि हम जितने टॉपिक्स कर रहे हैं उस पर होल्ड आ जाए। और अब तक आपको कम होमवर्क मिल रहा था, लेकिन आज के बाद आज एप्लीकेशंस और होएंगी तो न्यूमेरिकल्स घर के लिए मिलेंगे, प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, क्योंकि चैप्टर मैंने आपको पहले दिन ही बता दिया था कि भर भर के न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, क्यूसी का एक और न्यूमेरिकल करते हैं, फिर अगली एप्लीकेशन करेंगे, लास्ट एप्लीकेशन, बट उससे पहले क्यूसी का एक और न्यूमेरिकल कर लो ताकि आपका होल्ड आ जाए। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन गिवन है H2 plus I2 in equilibrium with 2 HI is 0.35 at 298 Kelvin। 0.35 इक्विलिब्रियम है। हाँ, लिखा हुआ है ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि ये कांस्टेंट की वैल्यू है। इन द फॉलोइंग मिक्सचर at 298 Kelvin has equilibrium been reached, has equilibrium been reached? If not, state on which side of the equilibrium the system is। इसके 3 पार्ट्स हैं। प्रेशर, वो ये कह रहे हैं कि आपको नीचे फॉलोइंग मिक्सचर, मतलब आपको भी कॉन्सेंट्रेशन दी जाएगी, उस कॉन्सेंट्रेशन पर बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम आ गया है, और अगर नहीं आया तो वो कौन सी साइड में है, रिएक्ट, हाँ वही फॉरवर्ड जाएगी या वही इनडायरेक्टली वे ऑफ क्वेश्चन है कि क्या इक्विलिब्रियम आ गया, वही क्यूसी निकालना है। अगर क्यूसी किसके इक्वल आ गया, केसी, ऑन विच साइड ऑफ द इक्विलिब्रियम द सिस्टम इज, मतलब अगर क्यूसी की वैल्यू कम आई तो अभी वो रिएक्टेंट साइड है, उसको किस साइड जाना है, प्रोडक्ट साइड, यानी कि फॉरवर्ड। हाँ, मतलब वो बस क्वेश्चन कंफ्यूज करा हुआ है, मतलब वही है ऑन विच साइड इट इज़, मतलब कि क्या रिएक्शन अभी फॉरवर्ड जाएगी, या कहने का मतलब है निकालना आपको वही है। अच्छा, क्यूसी नहीं निकलेगा, क्यूपी निकलेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन की जगह आपको प्रेशर गिवन है। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 0.10 atm, प्रेशर ऑफ I2, सॉरी नहीं, बस नाम का फॉर्मूला भी सेम है, बस क्यूसी की जगह क्यूपी लिखना है क्योंकि आपको प्रेशर गिवन है। देयर इज सॉलिड I2। सेकेंड पार्ट में H2 का प्रेशर 5.5 गिवन है, हाँ 0.44 गिवन है, और सॉलिड I2 है। और थर्ड पार्ट में H2 का प्रेशर 2.5 एटमॉस्फेयर है, और HI का 0.15 है, और सॉलिड I2 है। ठीक है, आपको 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। उन्होंने एक क्वेश्चन में पूछा था क्या इक्विलिब्रियम आ गया है, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp की वैल्यू गिवन है, Qp निकालो। Qc क्यों नहीं निकालना, क्योंकि सॉलिड है ना, सॉलिड I2 1 लेनी होती है। मैंने पहले भी बताया था कि अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में होता है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या लेनी होती है, 1। पहले तो एक्सप्रेशन लिखो, QC या QP कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट अपॉन, इस रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या है, रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या है, हाँ HI का प्रेशर की टर्म्स में लिखना है, स्क्वायर, स्क्वायर क्यों, क्योंकि अगर स्टोइकियोमेट्री 2 है तो 2 आएगी। बस QC और QP में क्या फ़र्क है, QC होता तो हमें HI की कॉन्सेंट्रेशन दी होती, हम ब्रैकेट में लिखते। जो बच्चों को अभी भी समझ नहीं आ रहा है मैम QC और QP में क्या फ़र्क है, QC और QP का निकालने का ढंग सेम ही है, प्रोडक्ट ऊपर रखनी है, रिएक्टेंट, बस फ़र्क क्या है कि अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन गिवन होती तो हम QC लिखते, बट अब हमें कॉन्सेंट्रेशन की जगह क्या गिवन है, प्रेशर, तो प्रेशर गिवन है ना तो प्रेशर ही लिखेंगे, और अगर प्रेशर लिखेंगे प्रोडक्ट का तो वो यहाँ पे QC की जगह QP आएगा। बात QC और QP हैं दोनों ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दोनों को निकालने का भी ढंग सेम है, ऊपर प्रोडक्ट रखने हैं, नीचे
ओनली द डिफरेंस इज जब हमें कॉन्सेंट्रेशन दी होती है तो हम क्यूसी निकालते हैं, जब हमें प्रेशर गिवन होता है तो क्यूपी निकालते हैं। ऊपर प्रोडक्ट का रखना है, नीचे किसका रखना है नमन? रिएक्टेंट कौन से दिए हुए हैं देखो, वेरी गुड, H2 और I2। अब मुझे बताओ HI का प्रेशर कितना गिवन है? क्या हो गया? ठीक तो बोला, H2 और I2 रिएक्टेंट है। HI का प्रेशर कितना गिवन है? 6.4 आ रहा है। मधुर मैं अपने अकॉर्डिंग पूछूं, मेरे को वही आंसर दो। HI का प्रेशर कितना गिवन है? 0.80, तो 0.80 का स्क्वायर। एंड व्हाट अबाउट H2 का प्रेशर कितना गिवन है? 0.10। I2 का क्यों नहीं गिवन? बिकॉज I2 इज इन विच स्टेट? हाँ, तो अगर कोई भी सॉलिड स्टेट में होती है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन या उसका प्रेशर कितना लेना होता है? यूनिटी। इफ एनीथिंग इज इन द सॉलिड स्टेट इट्स कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रेशर हैज टू बी टेकन एज 1। तो अब यहाँ पे आपको वैल्यू कितनी आ गई बोलो? 6.4 आ गई। अब इसको कंपेयर करो, बैकवर्ड जाएगा। जो हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी की वैल्यू गिवन थी वो कितनी थी? गुरदाज हमारी केपी की वैल्यू कितनी गिवन थी? 0.3। हमारी कितनी आई है? हमारी ज़्यादा आई है कि कम आई है? बहुत ज़्यादा है। हमें जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू गिवन थी दैट वाज जस्ट 0.35, इट वाज इवन लेस देन 1। और जो हमारी क्यूपी की वैल्यू आई है वो कितनी आई है? यानी कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है। अगर इक्विलिब्रियम में होती तो क्यूपी की वैल्यू इक्वल आती। उन्होंने पूछा है ना, हैज़ इक्विलिब्रियम बीन रीच्ड? हैज़ इक्विलिब्रियम बीन रीच्ड? हाँ यस सर, हो गया था पर वो आगे चला गया। उसका मतलब ये नहीं है, मतलब वही पूछा क्या इक्विलिब्रियम में है रिएक्शन? नहीं, इक्विलिब्रियम आया तो पता नहीं वो आया कि नहीं। हो सकता है हमने रिएक्शन ही बैकवर्ड से शुरू करी हो। नहीं आया। हाँ वही है ना, ये नहीं हम लिख सकते। इट हैज़ नॉट रीच, डोंट इंटरप्रेट इट रॉन्ग। अगर आपकी क्यूसी क्यूपी की वैल्यू केपी से बड़ी आ रही है, छोटी आ रही है, तो इक्विलिब्रियम नहीं आया। ये मत कहो कि आगे चला गया। अपनी बस सिर्फ आपने तब भी बोलना है इक्विलिब्रियम इज रीच अगर इक्वल आती। अगर वैल्यू क्या आती? इक्वल आई है? नहीं है। क्या आई है? बड़ी आई है। तो अब मतलब ऑन स्टेट ऑन विच साइड द इक्विलिब्रियम द सिस्टम इज, मतलब द इक्विलिब्रियम विल द रिएक्शन विल मूव फ्रॉम प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब रिएक्शन विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। सिंपल लिख लो। इन्होंने बहुत ज़्यादा सेकंड पार्ट में बताओ कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड आ रही है, पर अब दोबारा से क्यूपी निकालो। प्रैक्टिस हो रही है ये, दोबारा से क्यूपी निकालो गाइस। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, क्यूपी की वैल्यू निकालो। नमन अब सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है, अब तो खुद ट्राई कर सकते हो। फिर से आपने बताना है कि रिएक्टेंट रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ चुकी है, फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड। सेम वे से क्यूपी निकालिए, प्रोडक्ट ऊपर रखिए, रिएक्टेंट नीचे रखिए। अगेन प्रोडक्ट ऊपर रखना है, रिएक्टेंट नीचे। HI की कॉन्सेंट्रेशन 0.44 गिवन थी, H2 की 5.5 और I2 सॉलिड स्टेट में था। जब इसको सॉल्व किया 0.44 इंटू 0.44 डिवाइडेड बाय सबका 0.35 आ रहा है, 0.35। वही मतलब आपकी वैल्यू एग्जैक्टली किसके बराबर आ रही है? केपी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर आ रही है। इन द सेकेंड पार्ट इसमें लिखोगे तुम कि द इक्विलिब्रियम हैज़ रीच्ड। ये नहीं कि जिसमें बड़ी आ रही है अपना दिमाग लगाओ कि उसमें आया तो होगा ना, रीच तो हुआ है ना। कई बार ज़्यादा दिमाग लगा नहीं, आई एम अप्रिशिएटिंग, क्योंकि शायद मैं भी यही सोचती कि हाँ आया होगा, शायद हम आगे चले गए। बट अकॉर्डिंग टू द बुक वी हैव टू गो। आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू, आई एम सेइंग कि आपकी कई बार पता है क्या होता है, कई बार हम ज़्यादा इंटरप्रिटेशन के चक्कर में भी गलत कर देते हैं। मैं सिर्फ उसको करेक्ट, हाँ, ओवर थिंकिंग लीड्स टू
some problems which doesn't exist. सेकेंड पार्ट में आपको क्लियर हुआ है कि कभी कभार QP की वैल्यू एग्जैक्टली किसके इक्वल आ जाती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि Kp या Kc। उस टाइम पे हम कहेंगे कि हाँ वाक्य ही इक्विलिब्रियम हैज़ रीच्ड। नाउ कैन यू सॉल्व द थर्ड पार्ट एंड टेल मी फॉरवर्ड जाएगा, कि अब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड जाएगी। अगेन QP निकालो, निकाल लिया। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर, 0.009 रिएक्टेंट्स की नीचे, प्रोडक्ट इज 0.15 का स्क्वायर, H2 की 2.5, I2 सॉलिड स्टेट में है। सॉल्व करके कितनी वैल्यू आ रही है? 0.009। यस, वेरी लेस, अभी पीछे ही है ये तो। कि वैसे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी कम थी, सिर्फ 0.35 थी, बट हमारी तो और भी छोटी आई, मतलब हम पीछे ही हैं अभी। अभी हमें कौन सी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा? फॉरवर्ड, ताकि हम कहाँ पर पहुँच जाएं? हाँ, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाना पड़ेगा। मतलब रिएक्शन विल एक माइक मेरे को भी दे दो, रिस्पॉन्स अच्छा है मेरा। है, एक माइक मेरे को भी दे दो, रिस्पॉन्स बढ़ता तो हो रहा है। पर क्या फ़ायदा अगर तू फेल हो गया, अब जो तेरे पेपर हुए हैं मार्क्स मिल गए। देखो कई बार पता क्या होता है, तुम्हारे जैसे मधुर काफ़ी सारे हर बैच में बच्चे आते हैं जिनके रिस्पॉन्स बहुत अच्छे होते हैं, जिनको केमिस्ट्री समझ भी बहुत अच्छी आ रही होती है, उनको समझ मैम पढ़ा भी अच्छे रहे लेकिन मार्क्स नहीं आते। फिर वो अलग चीज़ है, बट बाकी चैप्टर्स तो कर रखे थे ना। फेल होना इज़ नॉट एन ऑप्शन। अगर एक तो चैप्टर नहीं हूँ सर ने मेरे को इतना मतलब आगे, अगर कोई नॉर्मल पढ़ाना मैं तेरे को पता बना दूंगा केमिस्ट्री में टॉप पर, पता नहीं क्यों मैं वो तो फिर सोच रहा हूँ क्यों आया मेरे पास। वो टीचर ज़बरदस्ती कर रहा है, वो अलग चीज़ है, बट तुम अपनी मेहनत से पास हो, वो मैटर अपनी मेहनत से पास हुआ, अच्छी बात। एक दो एमसीक्यू से चले जाते हैं। नहीं है पास ही है, क्या कह रहा है? पास है तू? हाँ पास हुआ ही। नहीं मिल गया पेपर, वापस रिजल्ट पूछता है, चल नहीं आती। रिजल्ट पूछे, मिल गया मान्या मार्क्स स्कूल में। कब कब है रिजल्ट? क्लास में देते हैं। अच्छा, तो पता नहीं है कि पेपर मिले हैं कि नहीं, पता नहीं है कि पेपर मिले। मुकत में मिल गया ना, गुरताज कह रहा है तुम्हारे सेक्शन में। पार तुम्हारे मिल गए, और वंशिका तुम्हारे कितने हैं? 40। ठीक तो है, और क्या चाहिए? नहीं, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। मैंने कहा 14 है, जैसे जिस वे से गर्ल्स बताती है 40 है ना, मतलब ठीक है। 40 आर गुड अगर आप और मेहनत करोगे, क्योंकि आई थिंक तुमने बिगनिंग से ज्वाइन भी नहीं किया था, बीच में ज्वाइन किया, बट फिर भी ठीक है, क्योंकि मुकत का पेपर ठीक था। मेरे को लग रहा है पार्थ को मिल गया है। तुम्हारे सूर्य आज स्कूल जाना बेकार है, और तुम्हें भी नहीं पता ना। लास्ट डे है मैम, कल से तो वैसे ही पूरा मोटिवेशन के साथ पढ़ाई भी 1 अक्टूबर से है, बेटर। अच्छी बात है। चलो समझ आ गई सेकेंड एप्लीकेशन की। जब भी क्वेश्चन में ये लिखा आएगा कि क्या इक्विलिब्रियम रीच हो गया है या आना है, या अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना है, तो इसका मतलब QC या QP ही निकालना है। क्वेश्चन में कभी लिखा नहीं होगा कि फाइंड QP। यही तो कॉम्प्लेक्सिटी क्वेश्चन की है कि क्वेश्चन में कभी लिखा नहीं होता कि QP या QC निकालो। आपको अपने माइंड से इंटरप्रेट करना होता है कि अगर मेरे से क्वेश्चन ये पूछा गया है कि क्या इक्विलिब्रियम आ गया है या अभी आएगा या रिएक्शन फॉरवर्ड, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली आपको QP या QC निकालना है। उसकी वैल्यू को आपको KC से कंपेयर करना है। KC की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो KC की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, तभी तो ये टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ KC है कि KC अब हमने दे दिया, अप्लाई करो। अप्लाई कहाँ कर रहे हैं कि वी आर कंपेयरिंग आवर QP की वैल्यू विद KP या KC की वैल्यू। अगर वैल्यू इक्वल आएगी तो हम ये इंटरप्रिटेशन लगाएंगे कि इक्विलिब्रियम आ चुका है। हमारी वैल्यू QP की कम आएगी तो हम बोलेंगे कि अभी इक्विलिब्रियम नहीं आया, रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड। और अगर हमारी वैल्यू बहुत आगे आई है, बड़ी आई है, तो मतलब हमें कौन से डायरेक्शन में आना है, बैकवर्ड। द लास्ट एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज़ अ लिटिल बिट टफ, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। और सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकली थर्ड एप्लीकेशन पर आते हैं। अगर आपको थर्ड एप्लीकेशन समझ आ गई और आपने इसके न्यूमेरिकल्स अच्छे से कर लिए, तो मतलब आपका केमिकल इक्विलिब्रियम तैयार है। केमिकल इक्विलिब्रियम जो मैं जिसकी बात कर रही हूँ, इसमें KP KC के न्यूमेरिकल हैं,
एप्लीकेशन ऑफ केसी में ये जो क्यूसी वाली भी मैंने एप्लीकेशन कराई है, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन जो मैं थर्ड एप्लीकेशन करा रही हूँ, ये सबसे मुश्किल एप्लीकेशन है। इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने पड़ते हैं और पेपर में इसी के न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं। और अगर आपने इस पे होल्ड कर लिया, मतलब आपका केमिकल इक्विलिब्रियम, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ इक्विलिब्रियम तैयार हो जाएगा। अगला तो ली चैटलियर प्रिंसिपल है, वो वैसे ही थ्योरेटिकल टॉपिक है। ली चैटलियर प्रिंसिपल इज अ थ्योरेटिकल टॉपिक। सो नाउ योर मेन फोकस शुड बी ऑन द थर्ड एप्लीकेशन। मैं इसको समझाऊंगी, इसको घर पे जाके प्रैक्टिस भी करना और इसके बाद ली चैटलियर प्रिंसिपल करके इस चैप्टर को अच्छे से लर्न करके टेस्ट दे देना, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि हमें पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम, पूरे चैप्टर का इक्विलिब्रियम, देखो बच्चे पूरा इक्विलिब्रियम छोड़ के जाते हैं क्योंकि बहुत बड़ा है, लेकिन तुम्हें एटलीस्ट ये कॉन्फिडेंस आएगा ना कि मेरे को केमिकल इक्विलिब्रियम एक पार्ट तो मेरा तैयार है। आयनिक इक्विलिब्रियम जिसमें पीएच तुम 10th में निकालते थे, बट पीएच के साथ पीओएच, पीकेए, पीकेबी, पीओएच, उसके बाद सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, बहुत सारे मिक्स वाले टॉपिक्स हैं। तो बच्चे उनके चक्कर में ना पूरा इक्विलिब्रियम छोड़ जाते हैं। मैं हमेशा ये करती हूँ कि उसको हम अभी साइड पे रखेंगे, ये नहीं कि हम उसको नहीं करेंगे, बट एटलीस्ट हमारे दिमाग में एक तसल्ली हो गया कि हमें इक्विलिब्रियम का केमिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि कई बार पता है क्या होता है, पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, एक केमिकल इक्विलिब्रियम का आ जाएगा, चॉइस में आयनिक आ जाएगा। तो अगर बच्चे का केमिकल इक्विलिब्रियम पर होल्ड है, वो एक पार्ट का एक न्यूमेरिकल तो करेगा, बच्चा पूरा इक्विलिब्रियम छोड़ के जाएगा तो उसको चॉइस का भी फायदा नहीं हुआ, ना तो उसको आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आया, ना उसको केमिकल इक्विलिब्रियम का आएगा। जबकि केमिकल इक्विलिब्रियम तो सोखा ही है, क्योंकि इसमें टॉपिक ही किन के 3 है, केपी केसी के डेरिवेशन वाले न्यूमेरिकल, केपी इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी, एक एप्लीकेशन हम जो करें ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो आई ऑलवेज मेक माई स्टूडेंट स्टडी लाइक दिस कि पहले केमिकल इक्विलिब्रियम पे पूरा होल्ड कर लो, चाहे हम आयनिक इक्विलिब्रियम रुक के कर लेंगे, एटलीस्ट हमें एक कॉन्फिडेंस होगा कि हमें पूरा चैप्टर नहीं आता तो हमें केमिकल इक्विलिब्रियम पर पूरा होल्ड है। फाइनल में मैं चॉइस में अगर क्वेश्चन आया तो मैं आयनिक इक्विलिब्रियम छोड़कर केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन अटैम्प्ट करके अपने मार्क्स नहीं वो करूँगा। दिस इज़ अ स्ट्रैटेजी। अगर आप स्ट्रैटेजिकली पढ़ोगे तो फेल नहीं होगे, लेकिन अगर आप स्ट्रैटेजिकली नहीं पढ़ोगे तो मुश्किल हो जाएगा। अब थर्ड एप्लीकेशन की बात करनी थी हमने। थर्ड एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, इस एप्लीकेशन को मैं न्यूमेरिकल के थ्रू ही समझाऊंगी कि इसका मतलब क्या है। जैसे मान लो आपके पास एक रिएक्शन है H2 प्लस Br2 इन इक्विलिब्रियम विद 2 HBr, 1 मिनट, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आपको दे रखी है। देखो जब भी एप्लीकेशंस ऑफ केसी का न्यूमेरिकल होगा तो उसकी निशानी क्या है कि केसी या केपी की वैल्यू गिवन होगी। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी जब आप क्यूसी या क्यूपी निकाल रहे थे तो आप किससे कंपेयर कर रहे थे, केसी से, केसी की वैल्यू गिवन थी। इवन थर्ड एप्लीकेशन जो मैं आपको करा रही हूँ, इसके जब न्यूमेरिकल आएंगे केसी की वैल्यू आपको गिवन होगी। अपने करना क्या है, ये कह रहे हैं कि एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है, फाइंड द इक्विलिब्रियम प्रेशर इफ 10 बार ऑफ HBr इज इन सील्ड कंटेनर एट 1024। देखो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन का मतलब क्या है। जब भी आप एक रिएक्शन शुरू करते हो, तो आप शुरुआत में कुछ ना कुछ उसकी कंसंट्रेशन लेते हो, 10 मोल पर लीटर, या इन्होंने कितनी ली है 10 बार। सुन लो भी, मेरी बात तो सुनो, हमने करना क्या। थर्ड एप्लीकेशन क्या है, थर्ड एप्लीकेशन ये है कि मान लो आप एक रिएक्शन कर रहे हो, अभी आपने शुरू करी है 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर लेकर या 10 बार प्रेशर लेकर। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में जाएगी, कभी ना कभी तो जाएगी, तब कितनी कॉन्सेंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की। आप तो यही कहोगे ना कि मैम मुझे तो इतना पता है कि मैं शुरुआत में कितनी ले रहा हूँ, इक्विलिब्रियम पर कितनी होगी उसके लिए तो मुझे वेट करनी पड़ेगी कि पहले इक्विलिब्रियम आए और मैं तब चेक करूं कि हाँ रिएक्टेंट्स की कितनी है और प्रोडक्ट की कितनी है। व्हाट डू यू मीन बाय फाइंडिंग द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन? द थर्ड एप्लीकेशन इज कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। इसका मतलब है कि जब आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर चली जाएगी उस वक्त रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कितनी बची होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी बनी होगी। अब इसका एक प्रैक्टिकल अप्रोच तो ये है कि आप बैठ जाओ, रिएक्शन शुरू करो, 10-10 लेकर
लेकर 20-20 लेकर, वो तो आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन होगी ना जो आपने ले ली स्टार्टिंग में, उसको आप इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन थोड़ा मानोगे। अब प्रैक्टिकल अप्रोच तो क्या है कि आप 10 आपने 10 कंसंट्रेशन शुरुआत में ली, अब आप बैठ गए, अब आप जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आया बैठे रहे, फिर आपने चेक किया कि अच्छा इक्विलिब्रियम आ गया, रिएक्टेंट 6 बचे हैं, प्रोडक्ट 4 बने हैं। एक तो ये अप्रोच है, बट न्यूमेरिकली कैसे करेंगे? न्यूमेरिकली कैसे करेंगे? अगर हमें स्टार्टिंग की कंसंट्रेशन गिवन होगी कि स्टार्टिंग में हमने 10 लिया था, पर जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंची होगी तो रिएक्टेंट कितने बचेंगे, प्रोडक्ट कितने बचेंगे। अब मैं आपको अप्रोच बताती हूँ कि कैसे करना है। अगर मैं इसको मैं कोई थ्योरेटिकली नहीं कराऊंगी, मैं इसको न्यूमेरिकल करने का आपको ढंग ही कराऊंगी कि इसको सॉल्व कैसे करना है। पेन का हाँ थोड़ा मुश्किल है, मैं वही बता रही हूँ कि थर्ड एप्लीकेशन इज़ एक्चुअली टफ। देखो क्या करना है, सबसे पहले तो एक चीज़ इंश्योर करो, जो आपको स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन गिवन होगी ना वो रिएक्टेंट की होगी, 90% रिएक्टेंट, क्योंकि आप जब रिएक्शन करते हो तो रिएक्टेंट डालते हो, प्रोडक्ट नहीं डालते। अब इस क्वेश्चन में तो जो आपको स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन या प्रेशर गिवन है वो HBr का गिवन है, प्रोडक्ट का। देखो क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द इक्विलिब्रियम प्रेशर, मतलब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की जगह उन्होंने बोला है कि इक्विलिब्रियम प्रेशर निकालो इफ़ 10 बार ऑफ HBr इज़ इन सील्ड कंटेनर, मतलब स्टार्ट उन्होंने HBr से किया है। अब सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे जिसमें आपको स्टार्टिंग की कंसंट्रेशन या प्रेशर रिएक्टेंट की जगह किसका दे रखा है। पहले तो रिएक्शन को उल्टा दो, इस रिएक्शन को उल्टा दो। इस रिएक्शन को क्यों उल्टाना है, 2HBr गिव्स H2 प्लस Br2, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में टाइम t=0 पे 10 बार HBr का दिया हुआ है, इसका नहीं दे रखा। तो एक हम जो कंसंट्रेशन जो प्रेशर स्टार्टिंग में लेते हैं, किसका फ़ोन है ये? नहीं तो ज़रूरी है, ये ज़रूरी है आपका फ़ोन, बस रहने दो, अगर मम्मी पापा भाई बहन का है फिर ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि HBr शुरुआत में कितना डाला था, HBr शुरुआत में कितना डाला गुरदार, समझ लो, एक क्वेश्चन समझ लो। HBr कितना डाला था उन्होंने 10 बार, और H2 और Br2 नहीं डाला था तो क्रॉस। अब वो ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जब कभी ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे गई होगी कभी तो पहुंचेगी ना, तो HBr कितना रह गया होगा, H2 और Br2 कितने बने होंगे, ये हमें निकालना है। तो इसकी अप्रोच क्या है, एक बात हमेशा याद रखना कि आप जो भी देते हो ना स्टार्टिंग में, जो भी कंसंट्रेशन या प्रेशर स्टार्टिंग में लेते हो, जैसे तुमने HBr का कितना लिया 10 बार, जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंचेगी तो इसका जो भी प्रेशर होगा इक्विलिब्रियम पर इससे तो कम होगा, क्योंकि जब भी हम कोई रिएक्शन शुरुआत करते हैं तो टाइम के साथ रिएक्टेंट डिकम्पोज होते जाते हैं, रिएक्टेंट क्या होते चलते जाते हैं, कम होते चले जाते हैं, प्रोडक्ट बनने लग जाते हैं। तो मुझे एक बात पक्का पता थी कि HBr जिसकी कंसंट्रेशन मुझे 10 बार गिवन है, जब ये इक्विलिब्रियम पर पहुंचेगी तो जो भी इसका प्रेशर होगा जो मुझे निकालना है वो 10 से तो कम होगा। तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ 10 माइनस x। मैंने 10 में से कुछ माइनस कर दिया। क्यों माइनस करा, प्लस क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे इतनी बात पक्का श्योर थी कि जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंचेगी तो जो मुझे स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन या प्रेशर रिएक्टेंट की गिवन है, रिएक्टेंट टाइम के साथ कम होते हैं। लेकिन यहाँ पे ना मैं एक ट्रिक बता रही हूँ सबको, जब आपने माइनस करना है ना तो एक्स नहीं माइनस करना ऑलवेज। अगर जिसकी कंसंट्रेशन आपको दे रखी है, अगर उसकी स्टोइकोमेट्री 2 है तो 2x माइनस करना है। दोबारा देखो, x माइनस तब करना है अगर जिसकी कंसंट्रेशन या प्रेशर आपको गिवन है, अगर उसका स्टोइकोमेट्री 1 है तो 1x माइनस करना होता है, अगर उसका स्टोइकोमेट्री 2 है तो 2x माइनस करना। आपके न्यूमेरिकल कभी गलत ही नहीं होंगे, आपको कुछ नहीं देखना। जब भी हमें इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन या इक्विलिब्रियम वाली प्रेशर निकालना है तो ट्रिक ये कहती है कि स्टार्टिंग में आपने जितना भी लिया था, 100 लिया हो, 200 लिया हो, 10 लिया हो, जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंचेगी वो कम ही होगी ना, कंसंट्रेशन बढ़ तो नहीं जाएगी। बढ़ गई इसका मतलब तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ही फेल हो गया। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी, ये कम होगी तभी ये बनेगी। अब ये कितनी बनेगी, जितनी ये कम होगी उतनी ये बनेगी। यानी कि अगर HBr x कम हो रही है तो H2 कितनी बनेगी,
x, Br2 भी x बनेगी। अब आप कहोगे नहीं 2x नहीं बनेगी, क्यों? इसकी स्टोइकियोमेट्री 1 है। अगर यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री 2 होती तो हम इसको 2x बनाते। हमने अपना दिमाग नहीं लगाना, हमने स्टोइकियोमेट्री फॉलो करनी है। अगर कोई प्रोडक्ट की स्टोइकियोमेट्री 1 है तो उसको 1x बनाना है। पहले तीनों पे x लगाना, फिर जो आगे होगा वो। हाँ, मतलब ऐसे भी कर सकते हो कि पहले इसमें से x माइनस कर दो, इसको x बना दो, फिर स्टोइकियोमेट्री चेक कर लो। अगर 2 है तो 2 लगा देना, अगर 1 है तो 1 ही लगा देना, वो तो आपकी मर्जी है। कहने का मतलब है, समझने की बात है कि जब भी हमें इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन निकालनी है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, तो ये माना जाता है कि रिएक्टेंट टाइम के साथ कम होते हैं, तो जो भी आपको स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन दी जाती है हमने उसमें से माइनस करना होता है। क्या करना होता है? माइनस आप x करोगे या 2x माइनस करोगे, तभी तो प्रोडक्ट पॉजिटिव में लिया है, प्लस प्रोडक्ट थोड़ा माइनस कर रही हूँ। प्रोडक्ट 1x बन रहा है, दूसरा प्रोडक्ट भी 1x बन रहा है, स्विच ही करा है, ये घटेगा ये बनेगा, होगा तो ऐसे ही। बट मैं आपको कह रही हूँ कि आपने अपना नहीं दिमाग लगाना कि अगर ये 2x कम हो रहा है तो ये भी 2 लो। अगर यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री 2 होती, लेट मी कंप्लीट, तो आप आपको अपना कोई दिमाग नहीं लगाना कि मैम अगर वो 2x कम हो रहा है तो ये 2x नहीं बनेगा। आप कोई दिमाग मत लगाओ, आप बस स्टोइकियोमेट्री को ब्लाइंडली फॉलो करो। अगर ये 2 होता तो मैं इसको 2x बनाती, अगर ये 1 है तो मैं इसको 1x बनाऊंगी, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अब सुनो, आप कहोगे कि ठीक है मैम आपने x की टर्म्स में तो निकाल लिया कि जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंची तो HBr की इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन क्या रह गई? 10 - 2x, और H2 की इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन कितनी हो गई? x, और I2 की भी कितनी हो गई? पर x तो पता ही नहीं है, हमें तो आंसर वैल्यूज़ बतानी है ना, हमें x की टर्म में थोड़ा बनाना है। तो वैल्यू निकालने के लिए आप कुछ मत करो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब इक्विलिब्रियम पर H2 कितने बन चुके हैं? x, Br2 कितने बन चुके हैं? x, HBr कितने रह चुके हैं? 10 माइनस। क्या हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में? बट ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इस रिएक्शन के लिए दे रखी है। हमने इस रिएक्शन को उल्टाया भी था, तो यानी कि हमारी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो 1 अपॉन विच इज 10/16 इंटू 10 की पावर -5, 5/8, 0.8 ये है वैल्यू। अब इस वैल्यू को इसके इक्वेट कर दो, इस वैल्यू को इससे क्या कर दिया? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लोगे? x। एक बार x आ गया तो आपको यहाँ पता लग गया कि HBr इक्विलिब्रियम पर कितने रह गए थे? 10 - 2x। तो जो x की वैल्यू आएगी वो पुट कर देनी है। H2 कितने बने थे? x। तो मेन थर्ड एप्लीकेशन क्यों मुश्किल है? मेन आधे बच्चों को तो ये समझ नहीं आता कि x माइनस करें, 2x माइनस करें। अगर आप मेरी बात अच्छे से फॉलो कर भी लोगे कि आपने स्टोइकियोमेट्री फॉलो करनी है कि अगर आपको रिएक्टेंट अगर 2 दिख रहा है तो 2x माइनस करो, अगर रिएक्टेंट आपको 1 दिख रही है, उसके बाद ज़्यादा न्यूमेरिकल मुश्किल क्यों है कि बच्चा यहाँ तक पहुँच भी जाएगा। मान लो x के टर्म्स में उसने Kc का एक्सप्रेशन लिख भी लिया, तो जो Kc की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी उसके इक्वेट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके x निकलेगा ही नहीं उसका। क्यों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। नीचे देखो ना, a - b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस, तो वो बेसिकली बच्चा यहीं पे उलझ के रह जाएगा, उसकी कैलकुलेशन नहीं होगी, उसकी x की वैल्यू नहीं निकलेगी। तभी मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रही थी ना कि ये थर्ड एप्लीकेशन ही मुश्किल है, पहले तो उसको समझना मुश्किल है, समझ आ जाए तो x की वैल्यू नहीं निकलती। तो इसीलिए सिर्फ केमिकल इक्विलिब्रियम का अगर कोई पार्ट मैं मुश्किल मानती हूँ तो मुझे यही थर्ड एप्लीकेशन बच्चों को समझानी और बच्चों को भी सॉल्व करनी मुश्किल लगती है। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि आज अब जब जाओगे आपको इसके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, और कोई शॉर्टकट नहीं है। आप कहो कि मैम ये कोई और इजी तरीका बता दो, प्रैक्टिस करोगे 4-5 न्यूमेरिकल्स अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। नहीं करोगे, हाँ मैं करके दिखाती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, स्मार्टनेस दिखाते हैं। देखो कैसे बड़ी एक इजी तरीका बताऊँ। ऊपर x² है, नीचे 10 - 2x का होल स्क्वायर है, इसको लिख लो 8 × 10 की पावर -6। अब एक बच्चा तो क्या करेगा, नीचे a - b का होल स्क्वायर खोलेगा, a² + b² माइनस। मैं तुम्हें एक और आसान तरीका बताऊँ, ऊपर और नीचे का होल स्क्वायर एक कर लो,
ऊपर और नीचे का, ऊपर भी स्क्वायर था नीचे भी स्क्वायर था, तो मैंने इसको क्या कर लिया, अब ये होल स्क्वायर हटा दो। ये होल स्क्वायर कैसे हटाओगे, वहाँ जाके क्या हो जाएगा रूट। अब उससे फ़ायदा क्या हो गया आपका कि एक तो नीचे से a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ना x के ऊपर स्क्वायर आएगा ना नीचे, तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जितनी कम बनाओगे उतना आपको फ़ायदा होगा। तो इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हट रही है। कैसे हट रही है, क्योंकि मैं ऊपर वाली और नीचे वाले का होल स्क्वायर को दूसरी साइड लेगी। अब 10 की पावर -6 का स्क्वायर रूट तो सीधा क्या बन गया, ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो सीधा क्या बन गया, 10 की पावर -3। 8 का रूट क्या होता है, आई थिंक 2 पॉइंट समथिंग होगा, क्योंकि 9 का रूट 3 होता है, तो 8 का रूट होगा 2.9। अब आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब कोई एटलीस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी। 10 - 2x और ये बनेगा 0.00029, 0.0029। x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.029 ये उस साइड चला जाएगा 1.0058x। देखो कुछ भी मुश्किल नहीं होता अगर आप करने पर आओ। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ रही है, तो वनीला ले लें जो इतनी बड़ा है। हैं? तो वनी ले लेते हैं। हाँ ऐसे भी कर सकते हो। x = 0.28 कर दो आप। एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, want ऊपर डिवाइड है 8 का रूट, हाँ 0.8 ना, हाँ 0.621। यहाँ गड़बड़ हुई है ये। अच्छा कितना बन रहा है ये, 5/8 0.2, ये 0.62 है। ठीक है चल निकालिए ना उसने गलती, ये एक अप्रिशिएट नहीं करना। उसके बाद ये 0.6 हो गया, इतना सारा पेज पर मैंने कैलकुलेशन कर दिया। 6 ले लो, फिर 6 का रूट क्या होता है, 6 का रूट 6 का रूट √4 इज 2 पॉइंट समथिंग ही होगा इसका भी। 4√1.5 नहीं 2√1.5 ऐसा 2 पॉइंट 2√1.5 1.5 का रूट आएगा। क्या बोली जा रहा है, 6 का रूट क्या होता है, ChatGPT तो बात करेंगे बोल रहा हूँ मतलब ये फॉर्म वाला का सिस्टम है, मतलब ChatGPT भी नहीं बोल सकता। डायरेक्ट आंसर लिख दो, अब तो हो ही गया। कितना आ रहा है 2.4 यानी कि 0.0024 10 - 2x 0.024 - 0.0048x। तो ये क्या बनेगा, ये उस साइड जाएगा 1.0048x 0.024, तो x की वैल्यू आएगी 0.024। करना इसको डिवाइड, कितना आ रहा है, प्लस नहीं हो जाएगा, कितना आ रहा है देखना, कोई कैलकुलेटर से सॉल्व कर दो। अच्छा फ़ोन नहीं है, 1 ले लो उसे 1.0 एग्जैक्ट आंसर मेरे को देखना, आ गया मैम 0.02। बस तू रहने दे। सच्ची में 0.023 हो जाएगा ज़्यादा नहीं, डिवाइड है ना 0.024 डिवाइडेड बाय 1.19 हैं? क्या 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 1.19 कैसे आया, इनटू समथिंग होएगा ना,
काम कर बट आंसर क्यों नहीं मैच हो रहा, कुछ गड़बड़ हो रही है। इसको ही काम कर 24/1 था। पॉइंट हटा दो, पॉइंट ही हटा दो, टेंस में ले जाओ। नीचे करना, नीचे नीचे। इन्होंने भी स्क्वायर रूट लिया है। इनका आंसर आ रहा है 0.0049। मेन ना इसमें कैलकुलेशन भी हैं। चलो आई विल चेक कि क्यों नहीं आंसर आ रहा। अब आज आपने पता है क्या करनी है, देखो ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कितनी दे रखी हैं, फ्रॉम 16 to 38। सारी तो नहीं दूंगी मैं, मेरे को भी पता है, इसमें मिक्स होंगी क्यूपी क्यूसी वाली भी और जो अभी लास्ट में करवाई है एक्स माइनस करके करने वाली भी। मैं आपको जो मैं आपको मेरे को जो लगता है कि आपसे हो पाएंगी, मैं वही आपको क्वेश्चन बोल रही हूँ। इसमें लिखो एक क्वेश्चन नंबर 20 करके आपने 19, 20, 21 एंड 23, 4 क्वेश्चन दे रही हूँ। 19, 20, 21 एंड, ठीक है, ट्राई करके आओगे 4 न्यूमेरिकल्स। देखो कम करो पर ढंग से करो, और मैं आंसर्स भी दे दूंगी। अगर नहीं मैच होंगे तो कल हम सॉल्व करेंगे। अगर आपने 1-2 न्यूमेरिकल 1-2 दिन प्रैक्टिस कर लिया, ली चैप्टर प्रिंसिपल करके केमिकल इक्विलिब्रियम। मैं 10 मिनट पहले आ गई, आ जाओ, 10 मिनट पहले आ जाओ, लैपटॉप ठीक। शौक देखो कैसे, तुम्हें पता है जब हमने ये कोचिंग सेंटर खोला था ना, तो हमने ये भी सोचा था कि हमें कोई सीसीडी वाली यहाँ पे सीसीडी खोलेंगे और कॉफ़ी मशीन रखेंगे कि बच्चे यहाँ पे ना फ्रेंडली माहौल के पढ़ें खेलें। लेकिन तुम बच्चे वैसे हो नहीं, तुम रखे हुए हैं तो पेड होगी वो वैसे तो। टीचर्स के लिए भी है, बच्चे भी ले लेते हैं आर्टिकल भाई। अच्छा, कॉफ़ी मशीन एलन। अच्छा एलन में ओके मैम, बिजनेस आइडिया मिल गया। रिकॉर्डिंग तो